हाय गाइस, तो आज हम इकोनॉमी पढ़ेंगे जो कि आपके सभी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत अच्छी रहेगी, जिसमें से कि आपके 8-10 क्वेश्चंस तो ज़रूर ही आपके अटैम्प्ट हो पाएंगे। तो चलिए आज हम इकोनॉमी को कवर अप करते हैं। तो चलिए इस सबसे पहले देखते हैं हम उत्पादन के क्षेत्र यानी कि सेक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसमें आएगा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, क्वाटरनरी सेक्टर एंड क्वाइनरी सेक्टर। ये सारे सेक्टर्स आएंगे। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी सेक्टर्स। तो ये जो प्राइमरी सेक्टर है वे वस्तु होती हैं जिनका उत्पादन प्राकृतिक संसाधनों से किया जाता है, उन्हें प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है। कृषि, पशुपालन, वन उत्पाद, मत्स्य पालन, खनन इत्यादि ये सारे प्राइमरी सेक्टर्स होते हैं, यानी कि जो सबसे फर्स्ट लेवल पे होते हैं वो। और भारत में माइनिंग और विद्युत उत्पादन को द्वितीय क्षेत्र में रखा जाता है। अब देखते हैं, और ये प्राइमरी सेक्टर जो होता है इसे एग्रीकल्चर सेक्टर में रखा जाता है। सेकेंडरी सेक्टर जो होता है इसमें आता है निर्माण और विनिर्माण, यानी कि विनिर्माण को मैन्युफैक्चरिंग भी कहा जाता है। इसको द्वितीय क्षेत्र में रखा जाता है। उद्योग तथा निर्माण कार्य जो होते हैं वो होते हैं भवन, सड़क, पुल, ये सारे। तो सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर में रखा जाता है। अब आता है टर्शियरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर। इसके अंतर्गत सेवाओं को रखा जाता है, जैसे कि बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, दूरसंचार, होटल, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, ये सारे जो है टर्शियरी सेक्टर में आते हैं। इसमें सर्विस सेक्टर को इंक्लूड किया जाता है। अब आता है क्वाटरनरी सेक्टर। ये क्वाटरनरी सेक्टर जो होता है इसमें बौद्धिक सेवाओं को इसके अंतर्गत रखा जाता है, और इसमें उच्च शिक्षा जो होती है वो आती है, जैसे कि रिसर्च, सांस्कृतिक गतिविधियाँ और परामर्शदात्री सेवाएं, ये सारी आती हैं क्वाटरनरी सेक्टर में। अब आता है क्वाइनरी सेक्टर। इसमें उच्च स्तरीय राजनीतिक व आर्थिक निर्णयन से संबंधित सेवाएं आती हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नौकरशाह मंत्री, CEO, मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल के सदस्य। ठीक है, ये सारे क्वाइनरी सेक्टर्स में आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्वाइनरी सेक्टर के अंतर्गत घरेलू कार्यों को भी रखा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है ये, और घरेलू कार्य भी रखे जाते हैं वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में क्वाइनरी सेक्टर के अंदर। अब देखते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उत्पाद के जो साधन है वो। तो ये होता है लैंड से क्या आते हैं, रेंट, ठीक है, और लेबर से जो होते हैं वो होते हैं वेज। कैपिटल जो होता है उससे आता है इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर से होता है प्रॉफिट। ये सारे उत्पाद होते हैं इन चीज़ों से। लेबर से या एग्ज़ाम में आ सकता है, लेबर से क्या होता है, लेबर से होता है वेज, है ना, और कैपिटल से होता है इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर से होती है प्रॉफिट, और लैंड से होती है रेंट। अब ये है रूल ऑफ डिमांड। डिमांड का रूल क्या है, कीमत व मांग में नकारात्मक संबंध होता है। कीमत और मांग में कैसा संबंध होता है, नकारात्मक संबंध होता है, अर्थात कीमत बढ़ने पर मांग कम होती है। कीमत बढ़ती है तो मांग कम हो जाती है, क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं होते ख़रीदने के लिए, तो हम अपने आप ही सोच लेते हैं कि अभी नहीं, बाद में ख़रीदेंगे। ऐसा ही होता है ना सबके साथ। तो इसी तरह यही होता है डिमांड, रूल ऑफ डिमांड। अब आता है रूल ऑफ सप्लाई। कीमत व आपूर्ति में सकारात्मक संबंध होता है। कीमत व आपूर्ति में कैसा संबंध होता है, सकारात्मक संबंध होता है। जब वस्तु की कीमत अधिक होती है तो उसकी आपूर्ति भी अधिक हो जाती है। वस्तु की कीमत अधिक होती है तो इसकी आपूर्ति भी अधिक हो जाती है। अब देखिए, कीमत अधिक है तो आपूर्ति भी अधिक है, और कीमत कम है तो आपूर्ति और मांग भी कम हो रही है इसमें। जहाँ क्रेता व विक्रेता दोनों संतुष्ट होते हैं वहाँ कीमत निर्धारित होती है। अब देखते हैं एक्सेप्शंस ऑफ रूल ऑफ डिमांड, यानी कि बुनियादी आवश्यकताओं की वस्तुएं, इनकी मांग कीमत से प्रभावित नहीं होती। ये है नमक और औषधियाँ। इनकी मांग जो है कीमत से प्रभावित नहीं होती। अब नमक की कीमत कितनी भी हो जाए, आपको खाना तो खाना ही है, और ये जो औषधियाँ हैं यानी कि मेडिसिन्स जो है, इनकी भी कीमत कितनी भी हो जाए, लेकिन अब जो भी मरीज़ होगा उससे तो लेनी है। तो ये है बुनियादी आवश्यकताओं की वस्तुएं, एक्सेप्टेशन ऑफ रूल ऑफ डिमांड। अब आता है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स क्या होते हैं, वस्तुओं की कीमतें बढ़ने पर तुलनात्मक रूप से घटिया वस्तुओं की मांग भी बढ़ती है। ये होता है गिवन गुड्स। जैसे कि गेहूँ 20 रुपये किलो है, 30 रुपये किलो है, तो बाजरा 10 रुपये किलो है, 15 रुपये किलो है। अब
वेबलाइन गुड्स होते हैं सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई वस्तुएं, चूँकि अधिक महंगी होती हैं इसलिए उनकी मांग होती है। अब होते हैं फैशनेबल गुड्स, ये भी फैशनेबल गुड्स आप जानते होंगे सभी। अब आती है सिलेबस में मौद्रिक नीति में आते हैं बैंकिंग, शेयर बाज़ार, मुद्रास्फीति। मौद्रिक नीति में क्या क्या आता है? बैंकिंग, शेयर बाज़ार और मुद्रास्फीति। राजकोषीय नीति में क्या आता है? बजट, करारोपण और घाटे। बजट, करारोपण और घाटे, ये सारे मैं बताऊंगी अभी आपको। और ट्रेड पॉलिसी में आता है भुगतान संतुलन, विदेश नीति, रुपए की विनिमय दर और विदेश मुद्रा भंडार, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विश्व बैंक, IMF, WTO, ETC, ये आते हैं ट्रेड पॉलिसी में। राष्ट्रीय आय में यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ में आता है GDP, GNP, NNP और GVA, ETC, ये सारे राष्ट्रीय आय में आते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आता है SDR, SDI और IHDI, GII, MPI, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आते हैं। और प्यूबर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री प्लानिंग, ये सारे भी सिलेबस में होता है ये सब इकोनॉमिक में। अब बैंकिंग में देखेंगे तो 1770 ईस्वी में क्या है कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान आया है। 1770 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान आया, भारत में स्थापित पहला बैंक है ये। अब 1881 ईस्वी में अवध कमर्शियल बैंक आया, भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक है। भारतीयों द्वारा संचालित है ये 1881 में अवध कमर्शियल बैंक। और जो 1770 में है ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान में है, जो भारत में स्थापित किया गया है, लेकिन भारतीयों द्वारा नहीं है। भारतीयों द्वारा जो स्थापित है वो है अवध कमर्शियल बैंक। अब 1904 ईस्वी में जो है पंजाब नेशनल बैंक आया, जो पहला भारतीय बैंक और स्वदेशी बैंक है। अब हिस्ट्री ऑफ SBI की हिस्ट्री देखेंगे। अब 1806 में बैंक ऑफ बंगाल में, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे में और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास में। इन तीनों बैंकों की स्थापना यहाँ की प्रेसिडेंसी सरकार ने की, इसलिए इन्हें प्रेसिडेंशियल बैंक भी कहा जाता है। अब 1921 ईस्वी में इन प्रेसिडेंशियल बैंकों का विलय कर दिया गया तथा इनका नया नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। अब 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का आंशिक राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तथा इसका नया नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा। इसका स्वामित्व RBI के पास था। अब 2008 में भारत सरकार ने RBI से SBI को खरीद लिया। 2008 में RBI से SBI को खरीद लिया गया भारत सरकार ने। अब 1959 ईस्वी में रियासतों की बैंकों को SBI का सहायक बैंक बना दिया गया 1959 में। अब SBI के उस समय 8 सहायक बैंक थे। 1961 ईस्वी में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर तथा स्टेट बैंक ऑफ जयपुर का विलय कर दिया गया तथा नया नाम SBBJ रखा। इन दोनों का विलय करके, यानी कि बीकानेर और जयपुर का विलय कर दिया गया 1961 में, और इनका नाम क्या रखा गया? SBBJ। अब 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का विलय SBI में कर दिया और 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का विलय SBI में कर दिया। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का विलय SBI में किया 2010 में। 2017 में इसमें शेष सभी 5 बैंक का विलय SBI में कर दिया। SBBJ स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, ये सारी 5 बैंक हैं, इनका विलय SBI में कर दिया गया 2017 में। अब देखते हैं RBI के ये जो निकल के आया IDBI 1976 में भारत सरकार ने खरीद लिया RBI ने IDBI। और SBI 2008 में, नाबार्ड 2010 में, NHB 2010 में ही और DICGC ये भी 2010 में भारत सरकार ने खरीद लिया। अब है अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक जो है वो क्या है? वे बैंक जिनका उल्लेख RBI के अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में किया जाता है, वो है अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक के लिए
500 करोड़ ही पूंजी होनी चाहिए। आरबीआई के सभी नियम तथा विनियम इन पर लागू होते हैं। ये आरबीआई से सभी प्रकार की वित्तीय सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। अब नेशनल बैंक्स क्या होते हैं? 1969 ईस्वी में इंदिरा गांधी सरकार ने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जिनकी पूंजी 50 करोड़ या इससे अधिक थी। अब 1980 ईस्वी में इंदिरा गांधी सरकार ने 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। अब 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया। वर्तमान में कुल 19 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। रीजनल रूरल बैंक यानी कि 2 अक्टूबर 1975 में 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। कालांतर में आरआरबी की संख्या बढ़कर 196 हो गई। उद्देश्य है इसका ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना। सिक्किम व गोवा में आरआरबी नहीं थी। अधिकांश आरआरबी घाटे में चल रहे थे, इसलिए अब इनका विलय अन्य वाणिज्यिक बैंकों में किया जा रहा है। आरबीआई ने नियम बनाया कि बैंक की 25% नई शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में होनी आवश्यक है। अनुसूचित आरआरबी केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा वाणिज्यिक बैंक का संयुक्त उपक्रम होती है। केंद्र सरकार की हिस्सेदारियां 50% हैं, राज्य की 15% और वाणिज्यिक बैंकों की जो हिस्सेदारियां हैं वो हैं 35%। सहायक बैंक और वाणिज्यिक बैंक में क्या अंतर होता है, किस तरह की होती हैं? सहायक बैंक ये राज्य विधानमंडल के अधिनियम से स्थापित होती हैं और वाणिज्यिक बैंक संसदीय अधिनियम से स्थापित होती हैं। सहायक बैंक होती हैं राज्य विधानमंडल के अधिनियम से और वाणिज्यिक होती हैं संसदीय अधिनियम से स्थापित होती हैं। ये त्रिस्तरीय ढांचा होता है। सरकारी बैंक का त्रिस्तरीय ढांचा होता है और वाणिज्यिक बैंक का एक स्तरीय ढांचा होता है। ये त्रिस्तरीय ढांचा क्या होता है? ये होता है एपेक्स बैंक, ये राज्य में होता है, सेंट्रल बैंक जिला में, कोऑपरेटिव बैंक ग्राम पंचायत में और ये सोसाइटी में। और ये सरकारी बैंक, इनका कार्य क्षेत्र सीमित होता है सहकारी बैंक का। और ये जो वाणिज्यिक बैंक है इनका कार्य क्षेत्र जो है सीमित नहीं होता। सरकारी बैंक ये अनुसूचित बैंक की श्रेणी में नहीं आते, वाणिज्यिक बैंक ये अनुसूचित बैंक में आते हैं। सरकारी बैंक नाबार्ड से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं और वाणिज्यिक बैंक ये आरबीआई से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं। सरकारी बैंक आरबीआई इनके लिए नियम विनिमय बनाता है 2005 से और वाणिज्यिक बैंक आरबीआई इनके लिए नियम विनिमय बनाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई। यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश से इनकी स्थापना हुई। आरबीआई की जो स्थापना है इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई और यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश से इनकी स्थापना हुई। आरबीआई अधिनियम 1934 से इसकी स्थापना हुई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 में भी एक केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रावधान था। स्थापना के समय से ही यह एक केंद्रीय बैंक था। स्थापना के समय यह निजी क्षेत्र का बैंक था और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसने कुछ समय के लिए इसने पाकिस्तान व बर्मा के लिए भी नोट जारी किए आरबीआई ने। फंक्शंस ऑफ आरबीआई। अब हम आरबीआई के फंक्शंस को देखेंगे। तो इसके फंक्शंस हैं नोटों का निर्गमन करना, यानी कि नोट जो होते हैं उन्हें इशू करना। आरबीआई के जो फंक्शंस हैं नोटों को इशू करना। 2 रुपये व इससे अधिक मूल्य के नोट जो हैं वो आरबीआई जारी करता है। 2 रुपये व इससे अधिक मूल्य के नोट आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं। 1 रुपये का नोट व सिक्के वित्त मंत्रालय जारी करता है। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपये का नोट और सिक्के बाज़ार में लाने का काम आरबीआई का है। 1 रुपये का नोट और सिक्के बाज़ार में लाने का काम आरबीआई का है। अब है गोल्ड रिजर्व सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ये सारे सिस्टम हैं इसी आरबीआई के। आरबीआई मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत नोट जारी करता है
और इसके तहत आरबीआई को 200 करोड़ रुपए के मिनिमम रिज़र्व रखने होते हैं। कितने रखने होते हैं? 200 करोड़ के मिनिमम रिज़र्व आरबीआई को रखने होते हैं। 200 करोड़ रुपए यानी कि 115 करोड़ रुपए का गोल्ड प्लस 85 करोड़ के अदर असेट्स होते हैं इसमें। बैंकों की विनिमय संख्या है। यह बैंक क्षेत्र के लिए नियम विनिमय बनाता है और उन्हें लागू करवाता है आरबीआई। जी हाँ, आरबीआई जो है बैंकों की विनिमय संस्था है। यह बैंकिंग क्षेत्र के लिए नियम विनिमय बनाता है और उन्हें लागू करवाता है, और जो बैंक इन नियमों का पालन नहीं करते हैं उनके विरुद्ध यह कार्यवाही भी करता है। यह बैंकों को मान्यताएं और लाइसेंस भी देता है। बैंकिंग क्षेत्र का विकास आरबीआई की जिम्मेदारी है। ये भारत सरकार का बैंकर है। भारत सरकार के लिए सभी प्रकार के घरेलू ऋणों की व्यवस्था करता है। 2016 में सरकार ने वित्त मंत्रालय के अंतर्गत पब्लिक डेबिट मैनेजमेंट सेल का गठन किया है, जो एक अस्थायी निकाय है। कालांतर में इसके स्थान पर पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट एजेंसी का गठन किया जाएगा, जो भारत सरकार के लिए सभी प्रकार के ऋण की व्यवस्था करेगी। आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण भी करता है। वर्तमान में आरबीआई के पास 425 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार हैं। विदेशी मुद्रा भंडार में ये सभी सम्मिलित हैं, जैसे कि फॉरेन असेट्स, ये यूरो, डॉलर, ईटीसी, और गोल्ड, और रिजर्व ट्रांसपोर्ट आवर डेफिसिट डिपॉजिट्स, इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। रिजर्व ट्रांसपोर्ट आवर डिपॉजिट्स इन आईएमएफ, यानी कि जो भी आईएमएफ में जो भी हमारे रिजर्व्स हैं वो आईएमएफ में रिजर्व हैं। एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स, यह रुपए की विनिमय दर का प्रबंधन भी करता है। आरबीआई रुपए की विनिमय दर का भी प्रबंधन करता है। आरबीआई बैंकों को क्लियरिंग हाउस की सुविधा भी उपलब्ध कराता है। बाजार की तरलता को नियंत्रित भी करता है। बाजार की तरलता को नियंत्रित करने के लिए ये 2 प्रकार के उपाय करता है। एक है मात्रात्मक उपाय यानी कि क्वांटिटेटिव मेजर्स, और दूसरा है गुणात्मक उपाय यानी कि क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स में आते हैं बैंक रेट, सीआरपी, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सभी आते हैं। अब ये देखते हैं बैंक रेट क्या है। ये क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं, इनको याद कर लेना कि क्वांटिटेटिव मेजर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो ये बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो बैंक रेट क्या है? वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई बैंकों को दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराता है, ये बैंक रेट होता है। इसे पेनल रेट भी कहते हैं, क्योंकि जो बैंक आरबीआई के नियम का पालन नहीं करती उनसे आरबीआई यह ब्याज दर वसूलता है। अब कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? सभी बैंकों को अपनी कुल देयताओं यानी कि लायबिलिटीज़ का निश्चित प्रतिशत आरबीआई के पास जमा कराना होता है, जिस पर आरबीआई कोई ब्याज नहीं देता। ये आपात स्थितियों के लिए होता है कैश रिजर्व रेशियो जो होता है। अब है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सभी बैंकों को अपनी कुल देयता का एक निश्चित प्रतिशत तरल परिसंपत्तियों यानी कि लिक्विड एसेट्स के रूप में रखना होता है। ये वर्तमान में यह 19.5% है। सभी बैंकों को अपनी कुल देयताओं का एक निश्चित प्रतिशत सरकारी प्रतिभूतियाँ यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में निवेश करना आवश्यक है। अब है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यानी कि LEF। यह सुविधा आरबीआई ने 2000 में आरंभ की और इसके तहत रेपो बाज़ार को विकसित किया। इसमें फुल फॉर्म ऑफ रेपो यानी कि रिपर्चेज ऑप्शन भी आता है। रेपो मार्केट यदि धन का विक्रेता एक निश्चित समय के बाद अपने धन को पुनः खरीदने का विकल्प अपने पास सुरक्षित रखता है, इसे रेपो बाज़ार कहते हैं। भारत में आरबीआई व बैंकों के बीच अल्पकालिक लेन देन को रेपो मार्केट कहते हैं। इस लेन देन के दौरान प्रतिभूतियाँ गिरवी मॉर्टगेज रखी जाती हैं।
इनकी ब्याज दरें रिवर्स रेपो रेट व रेपो रेट कहलाती हैं।